हेलो बच्चों, आज हम आपको कुछ लोगों से मिलवाएंगे जो कि हमारे इस कोचिंग मेंबर के सदस्य हैं। आज हमारे साथ जो है अविनाश सर हैं, जो कि यहाँ इंग्लिश का जो भी मतलब इंग्लिश 11, 12, 10 सबको देखते हैं ये। और एक हमारे यहाँ पे हैं आलम सर, आइए इधर सर, जो यहाँ पे चित्रकला जो कि है। और आज जो साइंस का पोर्शन जो पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें बायोलॉजी का जो पोर्शन होगा ये पढ़ाएंगे। तो आइए इन लोग से थोड़ा परिचय आप ले लीजिए। पुलिस सर। Hello, my name is Avinash Singh and I just deal in teaching English। और मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे पढ़ने वाले वीडियोस को शेयर करें और वॉच करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आलम सर को दीजिए। जी सर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपका मात्र 20 दिन का टाइम बचा हुआ है। काफ़ी आप मेहनत कर रहे होंगे। टाइम को देखते हुए हम आपको क्लास 10th में जो चित्रकला का पोर्शन है, कुछ दिन के बाद कल देखते हैं तो आपका एक चित्रकला का या कुछ दिन का वीडियो आपको मिलेगा। और इसमें जो साइंस बैकग्राउंड है, जो सर अभी पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो हम आपको देखेंगे। बाकी आपको समय समय पर गाइड मिलता रहेगा। देवरिया कोचिंग क्लासेस में और भी फैकल्टी है जो अभी यहाँ पे है नहीं, और आपको मिलाया जाएगा। तब तक इस वीडियो को आप एंजॉय करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करिए कि देखिए सारा चीज़ इसमें कवर किया जाएगा। आपका 11, 10th और 12th का जो आपका पोर्शन है, साइंस का, मैथ का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। अभी कुछ ही दिन में अभी एक टीचर से बात हुई है, वो सोशल साइंस के लिए जो आपको पढ़ाएंगे। तब तक आप फिजिक्स, अभी सर क्लास 10th का पढ़ाने जा रहे हैं, आप देखिए। थैंक यू। चलिए। हाँ तो बच्चों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ये सेट 2023। अभी आप लोग बात किए थे कि जो भी हमारे यहाँ इंग्लिश वाले सर थे अविनाश सर, तो हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक अवतल दर्पण में 6 कंडीशन बनता है। अवतल दर्पण में जो होता है 6 कंडीशन बनता है, और 6 कंडीशन में जो सबसे लास्ट वाला कंडीशन होता है, उस कंडीशन का ही उपयोग हम लोग करते हैं। कभी कभी बड़े बड़े सैलूनों में जो कुर्सी लगाया जाता है वो कंडीशन नंबर 6 होता है। मतलब देखिए, अवतल दर्पण में 5 जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक होता है और उल्टा होता है, और जो 6वां प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है और आभासी होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन बोला है कि एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब आभासी भी बने और सीधा भी बने। तो आपको याद होगा कंडीशन नंबर 6। देखिए कंडीशन नंबर जो 6 होता है, यदि आप एक अवतल दर्पण ले लीजिए। इस अवतल दर्पण में देखिए, ये आपका मुख्य अक्ष होगा, यहाँ आपका ध्रुव होगा, इसके बाद यहाँ पे आपका फोकस रहता है, और यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र C रहता है। यदि आप वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं यहाँ पे, तो इससे आप क्या कीजिए कि 2 प्रकाश किरणें भेजिए। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए, दर्पण पर टकरा के फोकस से होके जाएगा, ये इधर चलता है। इसको हम आगे की तरफ ऐसे बढ़ा लेते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं। एक प्रकाश की किरण को आप वक्रता केंद्र C से भेज सकते हैं, या आप ध्रुव से भेज दीजिए। जब ध्रुव से भेजते हैं तो जितना डिग्री कोण पर ये टकराता है उतना डिग्री कोण से रिफ्लेक्ट होकर इस दिशा में चला आता है। जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, जब इसको हम पीछे की तरफ ऐसे लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मैच करता है। जहाँ पे मैच करता है वहीं पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो यहाँ पे जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब सीधा होता है और आभासी होता है, और बहुत वस्तु से क्या होता है? बड़ा होता है। तो इस कंडीशन में अवतल दर्पण में जो कंडीशन 6वां होता है, उसी 6वां कंडीशन में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बोला है कि किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहां पे रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब कैसा बने? आभासी बने और सीधा बने। तो आपको यहां रखना होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। देखिए दर्पण का ध्रुव P और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा भी बनता है और क्या बनता है? आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा लेंस का उपयोग किया जाए कि किसी शब्दकोश को पढ़ना है,
किसी वर्ड को पढ़ना है, शब्दकोश को पढ़ना है, शब्दों को पढ़ने के लिए किस लेंस का आप उपयोग करेंगे, और शब्द जो है छोटे हैं तो छोटे शब्दों को पढ़ने के लिए लेंस की बात करेगा तो कभी भी अवतल लेंस का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अवतल लेंस में हमेशा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है बहुत छोटा बनता है। तो अवतल लेंस का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण नहीं का है, आपसे लेंस की बात कर रहा है, तो अवतल लेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। आप करेंगे तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस में 6 कंडीशन बनता है। उत्तल लेंस में 6 कंडीशन बनता है, उसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो सबसे पहले जहां आपको अवतल दिखाई दे रहा है इसमें अवतल लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। अवतल लेंस दिखाई दे रहा है, अवतल लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें करते हैं उत्तल लेंस का। और कितने लेंस का, किस लेंस का, तो देखिए जिसका फोकस दूरी कम होगा उस लेंस की क्षमता ज्यादा होगा, और जिस लेंस की क्षमता ज्यादा होगी उसके द्वारा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। एक बार और बता रहे हैं किस लेंस का उपयोग करते हैं, सबसे पहले उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और उत्तल लेंस का उपयोग उस उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं जिस लेंस की फोकस दूरी छोटी हो, क्योंकि फार्मूला जो होता है देखिए P बराबर होता है 1/f, ये फार्मूला होता है। तो जिसकी फोकस, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा और ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो जिस लेंस का, जिस उत्तल लेंस का फोकस दूरी कम होगा उसकी क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसकी ज्यादा होगी उसके द्वारा शब्दकोश को अच्छे से पढ़ा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा, ये जो बोला 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो इसकी फोकस दूरी ज्यादा है तो इसकी क्षमता कम हो गई। इसमें देखते हैं ये 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी बोला है तो ये वाला यूज किया जाएगा, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या है, कम है। इसकी फोकस दूरी कम होगी तो इसकी क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, और जिसकी क्षमता अधिक होगी उसके द्वारा शब्दकोश को अच्छे से पढ़ा जाएगा। आइए अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को देखिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप, यदि आप 10th में हैं तो 11th 12th में जाएंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अवतल लेंस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस होता है, और उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। एक बार और बता रहे हैं, अवतल लेंस या हो या अवतल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है। अवतल की फोकस दूरी हमेशा माइनस में, और उत्तल की फोकस दूरी, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है। इस क्वेश्चन में देखिए फोकस दूरी क्या दे दिया है, माइनस, तो माइनस देगा तो माइनस किसका होता है, अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, तो ये होगा दोनों, अवतल लेंस और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस। आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि अवतल वाला होगा तो माइनस और उत्तल वाला होगा तो प्लस। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में, ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हमारे आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यदि रेटिना न दिया हो तो दृढ़ पटल पर बनेगा, क्योंकि दृढ़ पटल पर ही रेटिना होता है। दृढ़ पटल पर रेटिना होता है तो बोलेंगे किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना। यदि ऑप्शन में रहेगा तो रेटिना मानिएगा, यदि दृढ़ पटल है तो आप क्या मानेंगे, दृढ़ पटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसमें जो कार्निया दिया है तो कार्निया वो भाग होता है जिस भाग से नेत्र में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है, उसको हम लोग कहते हैं कार्निया। देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपका न्यूमेरिकल है। यदि आपको फार्मूला पता हो कि देखिए 2 तार दे दिया है और प्रत्येक तार का जो व्यास है, लंबाई क्या है, समान है। आपसे इसमें पूछा है कि इनको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। दोनों तारों को सबसे पहले हम लोग जोड़े कैसे हैं, 2 तार हैं, दोनों तार को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, फिर इन्हीं दोनों तारों को लाके किस में जोड़ दिया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया है। एक बार इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है और एक बार समांतर क्रम में जोड़ा है। आपसे दोनों कंडीशन में पूछा है, बताइए कि ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो एक बात याद रखिएगा, जब श्रेणी क्रम में भेजते हैं तो क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान बढ़ता है और समांतर क्रम में धारा का मान बढ़ जाता है। इससे बढ़ जाएगा धारा, कुछ धारा इसमें जाएगी, कुछ धारा इसमें चली जाएगी। तो हम लोग याद रखेंगे कि फार्मूला, इसका एक फार्मूला आता है, H1 अनुपात पहले तार में ऊष्मा बट्टा दूसरे तार में ऊष्मा का जो अनुपात होता है, इसके प्रतिरोध दूसरा वाला बट्टा पहला वाला, ये फार्मूला होता है, ये याद रखिएगा। H1 बट्टा H2, R2 बट्टा R1, फार्मूला आता है I स्क्वायर RT से, क्योंकि फार्मूला जो होता है ये इससे आता है, H बराबर I स्क्वायर RT से ये फार्मूला आता है। तो हम लोग पहले इसको हल करते हैं। देखिए जो दोनों प्रतिरोध दिया है, दोनों प्रतिरोध आपस में बराबर है। यदि पहले वाले तार का प्रतिरोध R लें और दूसरे वाले तार का भी प्रतिरोध क्या ले, R लें, तो इसको यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है RS, यहाँ लिख सकते हैं RS माने होता है सीरीज में जोड़ रहे हैं। तो आप जानते होंगे कि श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है R1 प्लस R2, तो यहाँ जब आप जोड़िएगा
तो पहला प्रतिरोध आर है और दूसरा प्रतिरोध भी क्या है, आर है। तो यहाँ से जो आएगा आर एस बराबर आर आर हो जाएगा 2R, ये पहले आ जाएगा जब हम श्रेणी क्रम में जोड़े थे। अब देखिए इसको समांतर क्रम में जोड़िए, तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r, तो यहाँ लिख देंगे P मतलब कि पैरेलल। तो 1/r बराबर हम लिखेंगे 1/r1 धन 1/r2। और आप देख रहे होंगे कि दोनों का प्रतिरोध क्या है, समान है। जितना इसका प्रतिरोध है उतना इसका प्रतिरोध है, दोनों का प्रतिरोध बराबर है। जब इसमें हम वैल्यू भरेंगे 1/rp बराबर हो जाएगा 1/r प्लस 1/r, दोनों का हर सेम है। जब हर सेम रहेगा तो अंश को डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा, 1 धन 1, ये हो जाएगा 2। इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि आर पी का जब वैल्यू निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आर पी बराबर हो जाएगा r/2, ये हो जाएगा। तो आर पी की जो वैल्यू आएगी r/2 हो जाएगी। अब इस फार्मूले में रखेंगे हम लोग, देखिए H1/H2 बराबर दूसरा जब समांतर क्रम में लगाया था तो समांतर क्रम का कितना आया है, देखिए R2/2, ये जब समांतर क्रम में लगा रहा है और जब श्रेणी क्रम में लगाया तो ये आया था 2R। अब देखिए ये पहला दूसरा तीसरा, ये R से R कट जाएगा, तीसरा कहाँ जाता है, दूसरे पद, ये हो जाएगा H1/H2 बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 दूना के 4, ये आएगा 1/2। मतलब ये जो अनुपात आ जाएगा H1 संबंधे H2 का जो अनुपात आएगा 1 संबंधे 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि तीसरा वाला सही है। अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए आपसे पूछा है कि विद्युत धारा लघुपतन, ये जो कह रहा है लघुपतन के समय। देखिए लघुपतन क्या होता है कि जब घरों में क्या होता है, जब 2 तार आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, तार आपस में सट जाता है, तो तार सटने के कारण सारा जो विद्युत धारा होता है, जहां पर तार ज्वाइंट हो जाता है, जहां एक दूसरे से तार सट जाते हैं, वहीं पर सब धारा जाने लगता है। जब तार में सब धारा एक ही पास जाकर ज्वाइंट होने लगता है, एक ही पास इकट्ठा होने लगता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, जिसके कारण आग लग जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब आग लग जाता है। तो कुल मिला जुला कर रहा है कि लघुपतन, मतलब लघुपतन का मतलब जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वहां पे क्या हो जाता है, विद्युत धारा का मान घट जाता है कि विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब जहां पे शॉर्ट सर्किट होगा, सारा तार का धारा सब वहीं पे जाने लगेगा, सब तार में धारा क्या होगा, वहीं पे जाने लगेगा। तार में जब धारा एक ही जगह जाएगा तो क्या होगा, वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, वहीं पे विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। चारों तरफ का धारा वहीं पे जाएगा तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है जब लघुपतन होता है, शॉर्ट सर्किट होता है तब। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपसे पूछा है कि कौन सी युक्ति है जो विद्युत धारा पैदा करती है। तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि जो जनरेटर होता है वह हमेशा क्या करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, हमारा जनित्र काम करता है, जनरेटर। जबकि मोटर का जो काम होता है, मोटर क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका जो क्वेश्चन आप पूछा है कि बताइए कि कौन सी युक्ति है जो विद्युत धारा पैदा करती है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र वह यंत्र है जो क्या करता है, विद्युत धारा मतलब कि करंट को पैदा करता है, धारा उत्पन्न करता है, कौन, विद्युत जनित्र। आइए अब देखिए, ये जो भाग थे अभी तक आप भौतिक विज्ञान के देख रहे थे, अब आइए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का एंटीमनी। एंटीमनी आप जानते होंगे, एंटीमनी और आर्सेनिक आप पढ़े होंगे, एंटीमनी पढ़े होंगे। और देखिए ये क्या कहलाता है, ये आपका होते हैं उपधातु। क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। एंटीमनी जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। तो आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे धातु, अधातु और उपधातु। तो उपधातु जो होते हैं वो धातु अधातु दोनों का लक्षण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें आपसे बस पूछा था कि उपधातु एंटीमनी क्या है, तो उपधातु है। अब देखिए लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट आप फार्मूला जानते हैं कि लेड नाइट्रेट का क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट का, ये फार्मूला होता है। तो इसमें कुछ नहीं बताना होगा, बस सिंपल बताना है कि लेड नाइट्रेट का कौन सा फार्मूला है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा PbNO3 का होल ट्वाइस। इसके बाद वाला देखिएगा क्वेश्चन, आपसे पूछा निम्न में से प्रोपेनल, प्रोपेनल कौन सा ग्रुप आ रहा है, एल, प्रोपेनल। प्रोपेनल में एल आ रहा है, मतलब CHO एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है। जब प्रोपेनल आएगा तो क्या आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आएगा। और देखिए जब एल्कोहल OL आएगा तो कौन सा ग्रुप आएगा, OH ग्रुप आएगा, जिसमें आता है
ओ एस उसमें आता है OL, और जिसमें आएगा OIC ओइक एसिड, तो जिसमें ओइक एसिड आएगा उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और जिसमें ओन आता है ONE वो कीटोन ग्रुप होता है, जिसमें ओन आएगा ONE वो कीटोन ग्रुप होता है, CO ग्रुप होता है, जिसमें ओन आता है ONE। तो फिलहाल में इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को मारेंगे कौन सा ग्रुप है, CHO। क्यों? क्योंकि इसमें Al आया है, जिसमें Al आएगा वो एल्डिहाइड होगा, जिसमें OL आएगा एल्कोहल होगा, जिसमें OIC आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और जिसमें कीटोन होगा CO होगा उसमें क्या लिखेंगे, ओन लिखेंगे ONE। तो ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा पहला। देखिए इसके बाद वाला आप पढ़े होंगे संतृप्त असंतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में आपको पता होगा कि कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड पाया गया है तो बोलेंगे संतृप्त है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, असंतृप्त। इस क्वेश्चन में पूछा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, तो आपको फार्मूला पता होगा। देखिए संतृप्त के लिए क्या होता है, CnH2n+2। इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या होती है कार्बन की संख्या के दोगुने से क्या होती है, 2 अधिक होती है। इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन की संख्या होती है कार्बन की संख्या का दोगुना होता है। इसमें जो कार्बन की संख्या होती है हाइड्रोजन की जो संख्या होती है दोगुने से 2 कम होती है। इसमें क्या होता है, दोगुना से 2 कम होता है, Cn और लिखते हैं H2n-2। ये जो फार्मूला होता है इसका यहाँ पे ये फार्मूला होता है। तो आपसे पूछा क्या है, असंतृप्त। तो देखेंगे ये क्या है, ये दोगुना से 2 अधिक है, जो दोगुना से 2 अधिक रहेगा तो ये है आपका एथेन। ये क्या है, दोगुना है, दोगुना है। इसमें कार्बन कार्बन बीच में कौन बॉन्ड रहेगा, डबल। तो डबल रहेगा तो डबल वाले को क्या कहते हैं, असंतृप्त। डबल वाले को ट्रिपल वाले को दोनों को असंतृप्त बोला जाता है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो होता है इसका फार्मूला आपको याद ही होगा। देखिए CH3COOH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, ठीक है, जो कि सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। यहीं पे यदि आपका फार्मिक एसिड दे दिया होता है COOH, ये आपका चींटी में पाया जाता है फार्मिक एसिड, और ये कहाँ पाया जाता है, सिरका में। तो इसका पूछा है कि बताइए IUPAC ने, तो हम लोग देखेंगे कौन कार्बन है, तो 2 कार्बन है, क्योंकि 2 कार्बन यहाँ दिखाई दे रहा है और 1 कार्बन यहाँ है, तो इसका नाम होता है एथ। 2 कार्बन के लिए क्या नाम आता है, एथ। जब आपको 2 कार्बन दिखाई दे तुरंत बोलेंगे एथ। और सुनिए इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ANE, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो एथ एन लिख के और ई को हटा देते हैं, ई हटा के जो ग्रुप होता है, क्योंकि ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का है इसलिए ई को हटा के इसके जगह फॉर्मूला लिखते हैं OIC, ओइक एसिड। तो इसका नाम होगा एथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा, एथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एथेनोइक एसिड, ये आपका IUPAC नाम है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन देखिए आपसे बोला है कि एक तत्व का क्लोराइड का सूत्र दे दिया है। देखिए सूत्र आपका दिया है MCl2। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि जिसकी संयोजकता, देखिए यम जो है उसकी संयोजकता क्या होगा, यम की जो संयोजकता है 2, क्योंकि इसकी संयोजकता यहाँ पे लिखा जाता है और ये क्लोरीन की संयोजकता यहाँ पे लिखा जाता है। तो क्लोरीन के बगल में लिखा जाएगा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 ले लिया जाता है। तो यहाँ से क्लोरीन की संयोजकता 1 होगी और यम जो धातु लिखा है उसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ से आपको क्लियर है, क्योंकि देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए, इस तत्व की संयोजकता यहाँ लिखा जाता है और इस तत्व की संयोजकता यहाँ लिखा जाता है, तिर्यक का मल्टीप्लाई रहता है। तो हम लोग कुल मिला जुला के कहा है कि इसकी संयोजकता तो 2 पता चल गया है, और इसको किससे अभिक्रिया कराना है, तो कह रहा है उसको ऑक्साइड से कराना है। तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन से यदि कराते हैं तो ऑक्सीजन की भी संयोजकता कितनी होती है, 2। तो जब इसका आप रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यम इसकी भी संयोजकता 2 और O इसकी भी संयोजकता कितनी है, 2। तो जब दोनों की संयोजकता 2 होती है तो 2 कैंसिल करके सीधे इसका सूत्र क्या होगा, MO। इसका सूत्र क्या होगा, MO। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कौन सा सही है, तो ये वाला सही कर देंगे MO, क्योंकि दोनों की संयोजकता क्या है, बराबर है। हाँ, तो अभी तक आप लोगों ने क्या केमिस्ट्री और फिजिक्स यानी रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान देखा है। अब हमारा पोर्शन आ गया क्या, बायोलॉजी का पार्ट आ गया, जीव विज्ञान का। और इससे पहले आप लोगों ने, अब तो समय नहीं है, बचे हुए दिनों में आपको काफ़ी मेहनत करना है। बायोलॉजी का पोर्शन हम बताने जा रहे हैं, यानी जो पार्ट आपका बायोलॉजी का है उसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है, लिखा है वृक्कों का कार्य होता है। वृक्कों का कार्य होता है, ध्यान से देखिएगा, वृक्क
पहले थोड़ा सा ब्रिक के बारे में जानिए क्या होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है तो वो है ब्रिक, यानी जो हमारा मूत्र होता है उसको छानने और उसको बाहर करने का काम करता है ब्रिक। यानी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग क्या है, तो ब्रिक है। लेकिन क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया उसको देखिए, ब्रिको का कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, उत्सर्जन का काम करता है। उत्सर्जन का मतलब क्या, शरीर के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उससे हम उत्सर्जन में पढ़ते हैं, और हमारे शरीर का जो ब्रिक है वो सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका उत्सर्जन, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देखिएगा ब्रिक से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ब्रिक का इकाई क्या है, एक होता है न्यूरॉन, एक होता है नेफ्रॉन। ध्यान सुन लीजिएगा, न्यूरॉन और नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन ब्रिक की जो इकाई होती है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन, न्यूरॉन नहीं। आप ध्यान, न्यूरॉन क्या है वो अलग है और नेफ्रॉन अलग है। तो ब्रिक की इकाई क्या है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन नहीं, सॉरी नेफ्रॉन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती हैं। पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती हैं। जब जीव जनन कैसे करते हैं हमने देखा होगा, तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको पत्तियों के ऊपर से कलिकाएं निकल जाती है। एक पत्ती आप ऐसे बनाइए और इस पत्ती के ऊपर से यहीं से एक और कलिकाएं निकल जाएंगी। तो इस प्रोसेस इसमें पूछा है कि पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिलम में, इन सभी में किसमें ऐसा होता है, तो सिर्फ ये ब्रायोफिलम जगत एक ऐसा है पौधा होता है जिसके अंदर कलिकाएं विकसित होती हैं पत्तियों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है आनुवंशिक विज्ञान के जनक। तो सबको मालूम होगा आनुवंशिक विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, जो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका। मेंडल ने आनुवंशिकता के बारे में काफी डिटेल से बताया हुआ है आपके चैप्टर में। एक चैप्टर ही है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, उसमें इन्होंने आनुवंशिकता के बारे में बताया, इसलिए आनुवंशिक विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधों को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था, आगे क्वेश्चन शायद होगा इसी में, और उन्होंने आनुवंशिकता के बारे में बताया था। क्रॉस कराया था कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच, और उन्होंने आनुवंशिकता के बारे में बताया कि क्या जब क्रॉस कराएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो आनुवंशिकता विज्ञान के जनक जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का ही है। दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सबको मालूम होगा जो हमारा न्यूक्लियस है, सेल है, सेल के अंदर कोई भी कोशिका होती है, उसके अंदर पहले कोशिका होगा, कोशिका के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं, और क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए होता है, अब प्लस प्रोटीन होता है। अब डीएनए क्या है, उसकी संरचना कैसी होती है, तो डबल हेलिक्स होता है, ऐसे इसी प्रकार डबल हेलिक्स संरचना होता है, और ये दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़े रहते हैं। जो भी डीएनए होता है डबल हेलिक्स होता है और हाइड्रोजन बंध के साथ, ये डबल बंध के साथ जुड़े रहते हैं। तो पूछा है कि दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा, यानी इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुकुलन में पूछा है कि मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन क्या है, मुकुलन एक प्रकार का रिप्रोडक्शन का पार्ट है, यानी प्रजनन का पार्ट है। मुकुलन में क्या होता है, एक पौधा होता है हाइड्रा का, उस हाइड्रा के पौधे में ऐसे इसमें बल्ब जैसी संरचना निकल जाती है, और यही संरचना टूट करके एक नए जीव का निर्माण करती है, यानी नए पौधे का निर्माण कर देती है। इसको हम हाइड्रा में, इसे मुकुलन के द्वारा होता है। ये जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर से है, और ये कैसे होता है, एक हाइड्रा एक जलीय जीव होता है, इसमें बल्ब जैसी संरचना होती है, और ये संरचना टूट करके एक नए जीव का निर्माण कर देती है, और ये हाइड्रा में होता है। यानी मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, हाइड्रा में। केचुआ में, तिलचट्टा में, कबूतर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है मेंडल का प्रयोगी पौधा। अभी हमने आपको बताया ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले एक मटर का पौधा लिया था और उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, और लेकर के बताया था कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में जो पौधा होगा वो किस प्रकार का, लंबा होगा या छोटा होगा। तो लिखा है मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों मटर, गुड़हल, यानी उन्होंने केवल मीठी मटर लिख सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन के लिए इसमें केवल होना चाहिए क्या, मटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मटर। कंफ्यूजन करने लिए मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों, गुड़हल, यानी मेंडल ने प्रायोगिक पौधे का क्या, मटर का पौधा लिया था। किसका लिया था, मटर का। ऑप्शन में आपके एग्जाम में जब आएगा तो ऐसे ही लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, हो सकता है मटर ही करेक्ट आंसर में दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका।
दिया हुआ है निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। दो चीज आप ध्यान रखिएगा, मानव में मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, इसके जितने भी पार्ट हैं आपको याद कर लेना है। हो सकता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है निम्न में कौन सा मानव में नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो सारे पार्ट आपको याद होना चाहिए कि नर हो या मादा हो, उसके अंदर जो प्रजनन के पार्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा अंडाशय लिखा हुआ है, क्या लिखा है अंडाशय। दूसरा क्या है गर्भाशय। तीसरा क्या है डिंबवाहिनी। तो सबको मालूम है कि अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी ये सब मादा में होते हैं और शुक्रवाहिका किस में होता है, पुरुष में होता है, नर में होता है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड इज करेक्ट। पूछा निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका, जो शुक्राणु बनते हैं वो शुक्रवाहिका से बाहर निकलते हैं और ये इसमें नहीं होता है, किसमें, मादा में। अभी तक आप लोग देख रहे थे कि बायोलॉजी के जो क्वेश्चन थे, आप यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन में बोला है कि एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में आपको पता होगा कि 6 कंडीशन बनते हैं, जिसमें अभी आपको जो पहला कंडीशन जो रहता है वो कहाँ होता है, उसका प्रतिबिंब फोकस में बनता है। लेकिन जो 6वां कंडीशन होता है उसका प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और क्या होता है, वक्रता केंद्र के पीछे बनता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपको एक अवतल दर्पण में कि वस्तु को यहाँ रखा जाएगा तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन बोला है कि वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में, ये वक्रता केंद्र लिखा हुआ है, वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में। तो ये देखिए कंडीशन दिखाया गया है, ये आपका फोकस बिंदु है, ये आपका वक्रता केंद्र सी है। यहाँ पर वस्तु रखा गया है, इससे 2 प्रकाश किरणें निकल रही हैं। पहला प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गया है, टकरा के फोकस से होते हुए आएगी। एक को भेज दिया है किससे, पी से, ध्रुव से, तो ध्रुव से गया है टकरा के और यहाँ पे दोनों प्रकाश किरणें आके मिली है तो वस्तु का क्या बना है, प्रतिबिंब। देखिए आप दोनों यही बना सकते हैं ऐसे, ध्यान दीजिए। ये आपका एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के बाद ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग, ये होता है मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष पर होता है ये ध्रुव पी होता है, इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र सी। वस्तु कहाँ है, वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में, यहाँ वस्तु है। इससे 2 प्रकाश किरणें भेजेंगे। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी सीधा और दर्पण पर टकराएगी, टकरा के फोकस से होकर ऐसे चली जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अगली प्रकाश किरण को हम फोकस से ही भेज देते हैं। जब प्रकाश किरण को फोकस से भेजेंगे ये फोकस से जाएगा और फोकस से जाने के बाद जब ये दर्पण पर टकराएगा तो टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। तो मुख्य अक्ष के जब समांतर जाता है तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वक्रता केंद्र सी के पीछे बनता है और क्या बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो एक कंडीशन यहाँ पे हो गया। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि ध्रुव और फोकस के बीच में। तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच में जब रहेगा तो आप जानते हैं कंडीशन नंबर 6 जो कि अभी बनाए थे। देखिए यहाँ पर कंडीशन नंबर 6 देख लीजिए, यहाँ आपको दिखाया गया है कंडीशन नंबर 6 जो कि आप देख सकते हैं कि वस्तु ये ध्रुव है पी और ये फोकस बिंदु, वस्तु को कहाँ रखा गया है, यहाँ पर देखिए इसके बीच में। तो पहली प्रकाश किरण किससे भेजे, मुख्य अक्ष के समांतर टकराएगा, वापस फोकस होकर जाएगा। इसको जब आगे की तरफ बढ़ाते हैं और एक को कहाँ भेज दिया गया, प्रकाशित वक्रता केंद्र सी से, तो यहाँ पे जाके मिला। आप देखिए इस तरफ फिगर बना सकते हैं, वो नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए एक फिगर आप ऐसे बना सकते हैं, यही फिगर है। आप ले लीजिए एक अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है जिसका पालिशदार तल बाहर तरफ क्या होता है, उभरा होता है। यहाँ पर आप ध्रुव बनाएंगे, यहाँ आप फोकस बनाइए, यहाँ आप वक्रता केंद्र सी बनाइए, वस्तु को यहाँ रखिए। वस्तु से 2 प्रकाश किरणें भेजिए, 2 प्रकाश किरणें। पहली प्रकाश किरण देखिए मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाइए, टकराएगा, फोकस से होकर जाएगा, ये इधर चला जाएगा। इसको हम आगे की तरफ डाट 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 डाट, या तो आप प्रकाशित केंद्र सी से भेज सकते हैं या आप इससे भेज सकते हैं ध्रुव से। तो ध्रुव से भेजते हैं तो जितना डिग्री कोण पर टकराएगा उतना डिग्री कोण से वापस इधर जाएगा। और जब हम इसको आगे की तरफ लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में आगे क्या करती हैं, मिलती हैं। तो जहाँ पे मिलेंगी वहीं पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो कि वस्तु से बड़ा होता है, आभासी होता है और क्या होता है, सीधा बनता है। बस इतना याद रखिएगा। तो ये कंडीशन आप इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं। और आपको अवतल और उत्तल का 6 कंडीशन याद होना चाहिए कैसे भी करके। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या बोला है
कि 5 सेंटीमीटर लंबा एक वस्तु है, तो आप लिख सकते हैं वस्तु की लंबाई आप ओ से भी दिखा सकते हैं, ए बी से दिखा दीजिए। वस्तु कितना बड़ा लंबा है? 5 सेंटीमीटर। वस्तु की जो लंबाई दिया है, वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबा है और कह रहा है कि कोई वस्तु है, उसकी कौन सा वक्रता के अंदर कितना दिया है? 30, सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो आपसे पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए और उसका आकार बताइए। आपको यहाँ पर दर्पण का नाम नहीं दिया है कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, बस कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। आपको आर दिया है, आर माने होता है वक्रता त्रिज्या, जो कि दिया है 30 सेंटीमीटर। फोकस निकालेंगे तो फोकस इसका आधा होगा, क्योंकि फार्मूला होता है F बराबर R/2। फोकस जो होता है वक्रता का आधा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वक्रता की वैल्यू रखेंगे। वक्रता की वैल्यू है 30/2, 2 से भाग दे दें, F बराबर आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी फोकस। फोकस आ गया और इसके बाद आप वस्तु दिया और कितनी दूरी पर वस्तु रखा गया है? दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर, मतलब का आपका यू दे दिया है। तो यू हमेशा माइनस होता है, माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कितना बड़ा बनेगा, ठीक है, ये भी बताना है। तो दर्पण का सूत्र हमारा होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये आपका दर्पण का फार्मूला होता है। अब हम वैल्यू भरेंगे 1/F, F की वैल्यू 1/15, 1/V और प्लस 1/U। U के जब वैल्यू भरेंगे तो U की वैल्यू दिखाई दे रही है -20, U की वैल्यू है -20। जब इसमें गुणा होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस में गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस, तो यहाँ बचेगा आपका 1/15 बराबर हो जाएगा 1/V और -1/20। ये माइनस वाला इधर लेकर आएंगे, तो जब माइनस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। तो यहाँ से हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20, उधर हो जाएगा बराबर 1/V। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 20 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। यहाँ पे एलसीएम 60 होगा, 15 से काटेंगे, 15 चौको 60, 4 बार कटेगा, 20 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 तिहाई 60, यहाँ से हो जाएगा 1/V, तो यहाँ हो जाएगा 7/60 बराबर हो जाएगा 1/V। आप V बराबर लिखना चाहें तो V बराबर लिखेंगे 60/7 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसमें आप भाग दे सकते हैं। जब भाग देंगे तो भाग देने के बाद आएगा आपका 7 8 56 हो जाएगा और 4 बच जाएगा, दशमलव लगाइए और ये हो जाएगा 7 5 35, लगभग 8.5 सेंटीमीटर ये भी आ जाएगा। और आपको क्या बताना है, यहाँ से भी प्लस आ रहा है, तो जब भी प्लस आएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। और देख लेते हैं आई क्या आ रहा है। तो सूत्र हमारा होता है, देखिए I/O बराबर होता है V/-V/U। आई माने होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, O माने होता है वस्तु की ऊंचाई। तो हम AB भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? O भी लिख सकते हैं। तो वस्तु की ऊंचाई कितनी दी है? वस्तु की ऊंचाई आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। और इसके बाद रखेंगे माइनस V। देखिए V क्या है? तो V आपका है, इसको रखिए 60/7, 60/7। U रखिए, U जो दिया है यहाँ पे -20, देखिए -20। जब इसको आप हल करिएगा तो देखिए क्या आएगा, I/5, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कहाँ जाएगा? दूसरे पर, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 7 × 20। अब 20 से काट देंगे हम लोग, 20 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 तिहाई 60। क्या हो जाएगा? 20 तिहाई 60। इसमें इसका गुणा कर देंगे तो I बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 15/7। इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना के 14। इसके बाद आप दशमलव लगाइएगा, क्योंकि जब इसमें भाग दिया जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा 7 दूना के 14, 1 बच जाएगा, दशमलव लगाइएगा, 0 7 कम 7, उसके बाद 3 बच जाएगा 0, 7 चौको 28, ये आ जाएगा आपका 2.14 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर हो जाएगा आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू ये आ रही है और आई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। जब आई की वैल्यू माइनस आती है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जब आई की वैल्यू प्लस आती है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो इसका जो आंसर होगा, प्रतिबिंब जो होगा, परछाई जो होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा
और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि प्रतिरोध आपको दे चुका है, ये 4 ओम है। प्रतिरोध आपको दे चुका है और कितना है, 4 ओम है, 4 ओम का सिंबल है। और बोला है प्रति सेकेंड, तो जो टाइम आपको दे दिया है प्रति सेकेंड, टी बोल दिया है कि 1 सेकेंड, आपका टाइम जो है वो है प्रति सेकेंड। और आपको दे दिया है उष्मा, यच दे दिया है। यच मैंने कितना उष्मा हो रहा है, उष्मा आपका है 100 जूल, तो आपको उष्मा दे चुका है और उष्मा आपको दिया है 100 जूल। और कह रहा है कि प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बताइए, तो आपको भी बताना है कि कितना होगा विभवांतर। तो आपका एक सूत्र होता है, देखिए यच बराबर होता है वैसे आई स्क्वायर आर टी। यच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि इसमें कहीं हमको आई पता नहीं है, आई दिया नहीं है, हमसे भी पूछ रहा है, यच दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आई को भी में बदल सकते हैं, क्योंकि ओम्स का नियम का हमको पता है कि आर बराबर होता है भी बट्टा आई, ओम का नियम होता है। यदि आई की जगह पर लिखना है तो तिर्यक का गुणा कर देंगे, और तिर्यक का गुणा करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा भी बट्टा आर। इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा यच बराबर आई के जगह पर रखेंगे भी स्क्वायर बट्टा के आर स्क्वायर अगुड़े आर, एक आर है अगुड़े टी। तो यहाँ से क्या होगा कि एक आर से एक आर कट जाएगा, और जो हमारा फार्मूला रहेगा यच बराबर भी स्क्वायर टी, और नीचे क्या बच जाएगा, एक आर बचा रहेगा। सब वैल्यू भर देते हैं, और लोग वैल्यू भरेंगे तो देखिए यच की जो वैल्यू दिया है वो दिया है 100, और जो आर की वैल्यू देखेंगे तो आर की वैल्यू दिया है 4, इधर भी स्क्वायर पूछा है और टी की वैल्यू कितनी दी है 1। 100 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 400 बराबर भी स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बगल वाला अंडर रूट में आ जाएगा, और 400 जो है 20 का स्क्वायर होता है, 4 जब 20 का स्क्वायर होता है तो बाहर निकलेगा तो ये 20 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि 400 जो होता है वो 20 का वर्ग होता है। तो भी बराबर कितना आ जाएगा 20 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाला देखिएगा क्वेश्चन, आप देखिए ये स्टार बन चुका है, ये आने वाला नहीं है, ना जनित्र आएगा ना मोटर आएगा, तो ये कट चुका है। देखिए जनित्र और मोटर दोनों कट चुका है। इसके बाद आपका देखिए अब कौन सा पोर्शन आ गया, आपका आ गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको जो बोला है क्या करना है, देखिए ये जो भाग है केमिस्ट्री का, इसमें आपसे पूछा है इसका संरचनात्मक सूत्र लिखना है, इसका संरचना लिखना है स्ट्रक्चर। तो पहला देखिए क्या बोला है, मेथेनॉल, आईपीएससी ने दे चुका है मेथेनॉल, एल है माने एल्डिहाइड ग्रुप है। तो मेथेनॉल का जो फार्मूला होता है देखिएगा HCHO होता है, क्योंकि ये है फार्मलडिहाइड, और फार्मलडिहाइड है तो फार्मलडिहाइड का जो देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, यहाँ से एक कार्बन लगा देंगे और इसके साथ क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। उसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लगा सकते हैं, यहाँ से आप ऑक्सीजन लगा दीजिए, यहाँ से क्या कर दीजिए हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन है इसका बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा जो बोला है आपसे प्रोपाइन, प्रोपाइन इसमें आपको छिपा दिख रहा है YNE, प्रोपाइन में आपको छिपाई दिख रहा है कि YNE, इसमें YNE छुपा है। तो हम लोग जब इसका लिखते हैं प्रोपाइन, प्रोप है तो प्रोप में 3 कार्बन, जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखिए कैसे बनेगा, इसमें कितना कार्बन होगा 3 कार्बन। तो लाइन से पहले लिख देंगे 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन होगा, क्योंकि प्रोप है। और बोला है कि YNE, तो YNE कहीं भी लगा सकते हैं, मैंने ट्रिपल बॉन्ड आप कहीं भी जोड़ सकते हैं,
या तो आप यहीं जोड़ दीजिए ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दिए। अब देखिए एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, तो 3 बॉन्ड तो ले चुका है और 1 बॉन्ड बचा हुआ है, तो 1 बॉन्ड के लिए कहीं भी इसका हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब देखिए इस कार्बन की बात करेंगे तो इस कार्बन का चारों बॉन्ड पूरा है, 3 बॉन्ड यहाँ और पीछे 1 बॉन्ड, इससे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। लेकिन इससे देखिए 1 बॉन्ड है, इसको जरूरत कितनी की है, तो इसको जरूरत, इस कार्बन को जरूरत है 3 बॉन्ड की, इसमें हम 3 बॉन्ड जोड़ेंगे, 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 जोड़ देंगे और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ये इसका हो गया कंप्लीट। अब आएंगे ये देखिए क्या रह रहा है, पेंटेनोन, नोन कह रहा है, नोन माने क्या होता है, CO ग्रुप, नोन माने क्या होता है, CO ग्रुप है नोन। और देखिए ये भी नोन है, तो नोन माने क्या होता है, CO कीटोन, नोन जाएगा क्या लिखेंगे, कीटोन, CO ग्रुप। यहाँ पर जो CO ग्रुप जुड़ा है, तीसरे वाले कार्बन जुड़ा है, वहां पर जो कीटोन वाला जुड़ा है, CO ग्रुप जुड़ा है, दूसरे वाले कार्बन से जुड़ा है। तो हम इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो देखिए पहली बात ये पेंट है, पेंट मैंने 5 कार्बन, तो सबसे पहले लाइन से 5 कार्बन लिख देंगे, 1 2 3 4, उसके बाद 5 कार्बन लिख दिए। अब आप देखिए तीसरे वाले कार्बन से जुड़ना चाहिए, तो इधर से नंबरिंग करना है, 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग कर दीजिए, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, इससे जोड़ दीजिए तीसरे वाले से। तीसरे से जोड़ेंगे क्या, आप जोड़िएगा CO ग्रुप, क्या जोड़ेंगे, CO कीटोन है, CO ग्रुप। अब बताइए इससे कितना जुड़ेगा, क्योंकि 1 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड चाहिए, तो इसको जो कमी कितने, मतलब कितना जरूरत है, इसको जरूरत है टोटल 4 बॉन्ड की। इसके पास 1 बॉन्ड है और 3 बॉन्ड और चाहिए, तो 3 बॉन्ड इसको दे देते हैं, 1 और 2, उसके बाद 3। देखिए इसके पास 2 बॉन्ड है और 2 बॉन्ड और चाहिए, 2 बॉन्ड और चाहिए तो इसको भी लगा देते हैं 2 बॉन्ड और। इधर देखिएगा इस कार्बन का पूरा चारों बॉन्ड पूरा है, 2 ऊपर है 2 आमने सामने। देखिए इस कार्बन को 2 है, एक आगे एक पीछे, इसको जरूरत कितने की है, 2 और, तब 4 इसका कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 और 2। इस कार्बन का देखते हैं तो 1 बॉन्ड है और कितने बॉन्ड चाहिए, 3, 1 यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिएगा इसको, देखिए ये जो सबसे लास्ट में है ब्यूटेनोन, तो पहली बात कि 4 कार्बन, लाइन से पहले लिखिए 1 2 3 4 कार्बन। और कीटोन CO ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, दूसरा से, तो इधर से नंबरिंग कीजिए, इधर से कर सकते हैं इधर से भी कर सकते हैं, 1 2, इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से 1 2, तो 2 लिखेंगे तो इससे आप जोड़ दीजिए, नंबरिंग कर सकते हैं आप। देखिए इधर नंबरिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, 1 2, यहाँ लिख सकते हैं 3 4 और 5, ऐसे जोड़ सकते हैं। या देखिए नंबरिंग आप कर सकते हैं, नंबरिंग नहीं करना हो, नंबरिंग आप कर भी सकते हैं, नंबरिंग नहीं करना हो तो ठीक है, यदि आप इधर से लिखना चाहते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं। तो इधर से जोड़ेंगे तो किससे जोड़ सकते हैं, दूसरा से जोड़ दीजिए, कौन सा ग्रुप, CO। और देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसमें कौन चाहिए, 4 चाहिए, 1 था तो 3 और लगा देंगे हम लोग, 3 इसका लगा दिया जाएगा, इसमें कंप्लीट है। इसमें देखेंगे तो 2 लगा देंगे, 2 इसमें लगा दिया जाएगा। इसमें देखा जाएगा तो 1 लगा हुआ है और इसमें हम लोग लगा देंगे ऐसे, ये हो गया कंप्लीट। आप इसको बोल सकते हैं। और देखिए इसका स्ट्रक्चर आप इस तरह भी बना सकते हैं, देखिए लाइन से आप जोड़ दीजिए 4 कार्बन जोड़ दिए और आपको बनाना है ब्यूटेनोन, तो आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से 1 2, दूसरे से आप जोड़ दीजिए, दूसरे से जोड़ दीजिए, इससे कितना आप जोड़ सकते हैं, इससे आप जोड़ सकते हैं 1 2 और 3। इस कार्बन का पूरा कंप्लीट है। इस कार्बन का देखेंगे तो हम लोग का होगा 1 और इधर क्या होगा 2, कंप्लीट हो गया। इसका देखेंगे तो 1 और ये होगा 2 और इसका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आप इधर से नंबरिंग कर सकते हैं, उधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो आप ये देख, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपको पता है कि जो अब मेडलिप का आवर्त सारणी था वो इस बार कट चुका है, और ये देखिए सबसे ज्यादा इसमें आता है जो बैलेंस करने वाला, आपको आएगा बैलेंस करने के लिए। देखिए आपके सामने क्या है, सोडियम सल्फेट। देखिए थोड़ा सा वर्ड अलग है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, क्योंकि सल्फेट की संयोजकता 2 होती है, तो 2 यहाँ लिखा गया है। सोडियम की संयोजकता 1 होती है, तो सल्फेट ये पूरा सल्फेट है, इसकी संयोजकता 1 नहीं लिख, मतलब लिखना हो तो लिख सकते हैं लेकिन दिखाया नहीं जाता है। फिर देखिए यहाँ आप बोलेंगे बैरियम, तो बैरियम माने होता है Ba और क्लोरीन माने Cl2, जिसमें बैरियम संयोजकता 2 यहाँ दिखाएंगे। फिर इससे बन क्या रहा है, इससे बन रहा है आपका बैरियम सल्फेट SO4, और क्या बन रहा है आपको, बन रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl, ये चीज बन जा रहा है सोडियम क्लोराइड। ये आपका होता है, इसमें अवक्षेप बनता है, ये जो होता है बैरियम सल्फेट का क्या बनता है, अवक्षेप। अब देखिए बैलेंस करना है, जब बैलेंस करेंगे तो इधर देखिए सोडियम 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर सोडियम कितना है 2 है, और ये आपका बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इधर क्लोरीन 2 है तो उधर भी क्लोरीन कितना हो गया 2। ये आपको करना था। इस क्वेश्चन में देखिएगा
ये बोला है मर्क्यूरी ऑक्साइड, जो मर्क्यूरी ऑक्साइड है उसका उष्मा की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए HgO, क्योंकि मर्क्यूरस ऑक्साइड का जब होता है तो जब इसका रिएक्शन कराया जाता है देखिए मरकरी अलग हो जाएगा, ये जो मरकरी है, ये जो मरकरी आपका अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अकेले O के रूप में नहीं आती है, ऑक्सीजन हमेशा O2 गैस के रूप में आती है। तो यहाँ से हो जाएगा HgO, ये बनेगा क्या, इससे जब इसको उष्मा दिया जाता है, गर्म किया जाता है तो मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। अगला देखिएगा, इसको उष्मा की उपस्थिति में गर्म कराया जाता है, उष्मा की उपस्थिति में। इसके बाद देखिएगा जब जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो देखिएगा जिंक, ये पे लिख लीजिए जिंक Zn है और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये जो अभिक्रिया हो रही है क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और जिंक जो है हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। हाइड्रोजन को क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है और साथ में जो जिंक होता है वो हाइड्रोजन की जगह पर चला जाता है। तो यहाँ से जो आपका बनेगा जिंक बनेगा और जिंक के साथ क्या बनेगा, सल्फेट, ये बनेगा जिंक सल्फेट और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा, ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, ये कह रहा है आयरन, आयरन में लोहा है Fe, आयरन प्लस करा रहा है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। देखिए ये जो आयरन है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो जब ज्यादा अभिक्रियाशील है तो कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। लोहा आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है तो कॉपर को विस्थापित कर देगा और कॉपर हो जाएगा बाहर और इसके जब पे खुद चला आएगा तो बनेगा आयरन और क्या बनेगा, आयरन सल्फेट। अब देखिएगा इसके बाद ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या दिया जा रहा है, उष्मा, कैल्शियम कार्बोनेट को दिया जा रहा है उष्मा। इससे बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, चूना बन रहा है और साथ में क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट CO3 को उष्मा देते हैं तो इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए ये लास्ट वाला, ये है जिंक Zn और है सिल्वर नाइट्रेट AgNa3, सिल्वर नाइट्रेट को जब हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, सिल्वर से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, जिंक, तो इससे क्या होता है, रिएक्शन होता है तो ये बनता है जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बाहर निकल जाता है, यहाँ से हो जाएगा Ag, सिल्वर बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पूरा समीकरण, पूरा का पूरा ये समीकरण हो जाएगा। अब अगला देखिएगा, इसे अगला जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये जो पूछा है कि हाइड्रोकार्बन, देखिए ये जो लिखा हुआ है इसको लिखना चाहिए हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका दहन, हाइड्रोकार्बन का दहन। तो देखिए जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो जब हम हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसमें से सदैव कार्बन डाइऑक्साइड और जल और उष्मा निकलता है, इतना याद रखिएगा। तो जब हम कार्बनिक यौगिक को जो हाइड्रोकार्बन के हैं उनको हम गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो उसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकलेगा, जल। साथ में देखिए और काले धुएं के साथ क्या होते हैं, समान पीली ज्वाला के साथ जलते हैं, जो असंतुलित वाले होते हैं, और जो संतुलित हाइड्रोकार्बन होते हैं वो तीव्र ज्वाला के साथ जलते हैं, और जो असंतुलित वाले होते हैं क्या होते हैं, धुएं के साथ जलते हैं। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन आपसे देखिए इस तरह बता सकते हैं, देखिए आप ले लीजिए कोई मेथेन CH4, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन कराइए। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाएंगे तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पहले बनेगा CO2 और साथ में क्या बनेगा, H2O, साथ में क्या बनेगा, H2O। अब इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, देखिए कितना हाइड्रोजन है इधर और साथ में क्या निकलती है, साथ में आपका उष्मा भी निकलती है, साथ में आपका उष्मा भी निकलेगी। तो यहाँ से जब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इसमें 2 से आप गुणा कर सकते हैं, 2 दूना के 4। और देखिए ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है और 2 इधर है, 2 दूना के 4, तो आप यहाँ 2 से गुणा कर सकते हैं, 2 से। तो ये टोटल आपका बैलेंस हो चुका है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जलाया जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकलता है और साथ में उष्मा निकलता है। तो अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। और एक बात और, संतुलित वाले कैसे चलते हैं, तीव्र ज्वाला के साथ, और असंतुलित वाले काले धुएं के साथ। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा है कि कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब मेथेन को
हम लोग क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की रोशनी में। देखिए ये हमें क्या होता है, देखिए ये जो मेथेन आपका है CH4, इसको जब हम लोग क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं और प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में या सूर्य की उपस्थिति में जब हम लोग कराते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब कराते हैं तो क्या होता है कि ये जो क्लोरीन होता है एक हाइड्रोजन लेके निकल जाता है। क्लोरीन एक हाइड्रोजन लेके निकल के बनाता है HCl। क्या करता है, बनाता है आपका HCl। और देखिए दो क्लोरीन था, एक क्लोरीन HCl बनाता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो चुका है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो ये बनता है आपका CH3 और क्या बनता है साथ में Cl2 बनता है। फिर ये जो बनता है इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड। जो बन चुका है आपका मेथिल क्लोराइड, इसका फिर रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से, और किसके उपस्थिति में, फिर से सूर्य के उपस्थिति में कराया जाता है। सूर्य के उपस्थिति में कराएंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ से फिर ये जो क्लोरीन होता है एक हाइड्रोजन लेके निकल जाता है, एक हाइड्रोजन लेके निकलेगा तो यहाँ से बनाएगा आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में यहाँ पर कितना हाइड्रोजन बचेगा, 3 हाइड्रोजन था, एक निकल के चला गया तो इसके पास बचेगा 2 हाइड्रोजन, तो ये बनेगा CH2 और एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा Cl2। अब देखिए फिर से रिएक्शन होगा, तब तक होगा जब तक का पूरा हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। तो अब यहाँ होगा CH2 और Cl2 का क्लोरीन से कराएंगे तो यहाँ से सूर्य के प्रकाश में, तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि यहाँ से फिर एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन लेके निकलेगा और यहाँ साथ बनाएगा HCl। और देखिएगा ये क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो बनेगा CH, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और बनेगा Cl3। ये आपका बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। फिर से क्या होगा, ये जो क्लोरोफॉर्म है CH और Cl3, इसका रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन से, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए सूर्य के प्रकाश में यदि हम कराते हैं तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए ये क्लोरीन एक और हाइड्रोजन लेके निकलेगा तो ये बनेगा आपका CCl4 और कार्बन टेट्राक्लोराइड और साथ में क्या निकलेगा HCl। ये आपका बन जाएगा। ये बोला हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए हाइड्रोजनीकरण क्या होता है कि जब हम लोग किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के साथ योग कराते हैं या हाइड्रोजन के साथ जोड़ते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे आप देखिए यदि यहाँ पर हम लोग ले लें C∧CH3, इसका नाम आप होता है एथाइन। इसका नाम क्या है, एथाइन, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें जब हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है ये हाइड्रोजन इस बॉन्ड को तोड़ देता है। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड टूट के क्या बनेगा, बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बन जाता है। और देखिए एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए एक हाइड्रोजन पहले इससे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा। एक हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 था, इसके पास एक है, ये एक इसको दे देगा और एक यहाँ दे देगा, तो ये हो जाएगा ऐसे जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये जो बना आपका, ये बना एथीन। क्या बना है, एथीन, एथीन बन चुका है। अब जो एथीन बना हुआ है, इतना ध्यान दीजिएगा कि जब एथीन जो बन गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है। एथीन का फिर हम चाहे तो फिर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा सकते हैं, ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा सकते हैं। जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए ये हाइड्रोजन फिर चाहेगा तो इसको बॉन्ड को तोड़ेगा और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका CH3 और जो डबल बॉन्ड है टूट जाता है, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड में, इसका नाम होगा एथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसका नाम हो जाएगा एथेन। ये आपको बन चुका है। तो हाइड्रोजनीकरण में क्या था कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का योगात्मक अभिक्रिया कराते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजनीकरण। ये अब आ गया बायोलॉजी का पोर्शन है। अभी तक क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान देख लिए हैं। अब मेरा पार्ट फिर से आ गया है जो विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, यानी अब लिखने वाला है। अभी तो MCQ क्वेश्चन आप लोग देख रहे थे, अब आया है हमारे पास क्या, भाग 3 है, आक्षिक तथा अनाक्षिक शोषण में कोई 2 अंतर लिखने के लिए पूछा है। मतलब 2 पॉइंट आपको लिखना है। शोषण क्या होता है, इस शोषण चैप्टर से है, यानी जैव प्रक्रम आप जो चैप्टर पढ़े होंगे उसमें एक पॉइंट आता है शोषण। तो शोषण में ये आता है आक्षिक तथा अनाक्षिक शोषण। तो आप क्या करेंगे, एग्जाम में जब भी आएगा 2 कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे आक्षिक शोषण, दूसरा में लिखेंगे अनाक्षिक शोषण। पहला पार्ट वह शोषण जो O2 के उपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा, यानी ऑक्सीजन जब रहेगा तब ये शोषण होता है। वह शोषण 2
ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन होता है, यानी जब ऑक्सीशोषण होता है तो यानी विखंडन माने ऑक्सीजन का ग्लूकोज से ब्रेक हो जाना। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है लसिका और रुधिर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा था। लसिका और रुधिर में दो अंतर लिखे, तो पहला कॉलम में लसिका, दूसरे में क्या, रुधिर। यह रंगीन तरल संयोजी उत्तक होता है, यानी ब्लड का जो रंग रेड कलर का पार्ट, लाल रंग वाला जो पार्ट है वो है लसिका। यह तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक क्या होता है, दूसरे को कनेक्ट करके रखता हुआ है। इसमें कोई रुधिराणु नहीं होते हैं, यानी लसिका में कोई रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। रुधिर में इसमें लाल रंग का रुधिराणु होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा मिली होती है। यानी ये भी आप जान गए, हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। यानी दो अंतर है लसिका और रुधिर में, भी 2 पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको लर्न कर लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है लसिका और रुधिर में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, एक प्रजनन चैप्टर है, जीव जनन कैसे करते हैं, उससे आया कि कायिक जनन किसे कहते हैं। तो इसका यही होता है, पेड़ पौधे में तना होता है, पत्ती जड़ होता है, इसके द्वारा यदि पौधा जनन करता है तो उसे हम कायिक जनन कहते हैं। पौधों के अंदर पत्तियों द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा अगर जनन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। लिखा हुआ है कायिक जनन किसे कहते हैं, पौधे के कायिक भाग पर पत्ती, तना, जड़ से जनन होने की प्रक्रिया को कायिक प्रक्रिया जनन कहते हैं। गुलाब, गन्ना और आलू, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, आलू होना चाहिए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आलू, ये मिसप्रिंट हो गया, आलू। गुलाब, गन्ना, आलू आदि। आप लोग देखे होंगे, गन्ना को हम तना को काटते हैं और बो देते हैं, फिर से आपको गन्ना मिल जाएगा। गुलाब के टहनी को काटिए, तना को काटिए, आप बो दीजिए, नया आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका है कायिक जनन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दवाइयों का कार्य क्या है। देखिए, दवाइयां हमारे शरीर में पंप के समान कार्य करती हैं, रक्त को पंप करना और दबावों के साथ सारे अंगों में भेजता है। दवादय का सिकुड़ना, परांकुरण तथा फैलना अनुशीलन का कहलाता है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, लिखा है दवाइयों का कार्य लिखिए, तो ये आपके आंसर इसके लिखे हुए हैं और आप इस आंसर को पढ़ के दवाइयों पे हमारे शरीर में पंप के समान कार्य होता है और रक्त के द्वारा कैसे ही हमारे अंगों में भेजा जाता है, ये आपको लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को लर्न कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है, रसायन संश्लेषण क्या होता है। इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम तथा कार्य लिखिए। उत्तर आपका इसमें लिखा हुआ है रसायन संश्लेषण, कुछ जीवाणु सरल कार्बनिक यौगिकों के नाम ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इस ऊर्जा को उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से अपना कार्बनिक भोजन बनाते हैं। ऐसे जीवों को रसायन स्वपोषी कहते हैं, इस प्रक्रिया को रसायन संश्लेषण कहा जाता है। 3 जीवाणु के नाम लिखना। पहला है नाइट्रोबैक्टर, यह एक कोमोओटरफिक जीव है। यह मिट्टी और समुद्री प्राणियों में नाइट्राइड को नाइट्रेट में ऑक्सीकृत करके नाइट्रोजन में ऑक्सीकरण करके नाइट्रोजन चक्र में प्रमुख भूमिका निभाता है। दूसरा आपको यहाँ पे दिखा है सल्फर जीवाणु। सल्फर जीवाणु में क्या है, सल्फर अपचायक बैक्टीरिया, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर मिसप्रिंट थोड़ा सा हो गया, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड में अपचायक करके अपनी ऊर्जा के स्रोत के रूप में मीथेन के लिए एक जीवाणु का उपयोग करता है। 3 लिखना है, 2 है, आगे नेक्स्ट नीचे दिया होगा। देखिए मिथेनोजन, क्या लिखा है, मिथेनोजन। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ने सुझाव दिए हैं कि कुछ जीवाणु रासायनिक संश्लेषण के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में मीथेन का उपयोग करते हुए या विशेष रूप से रासायनिक संश्लेषण पुरातन जीवाणुओं में आम है। जैसे देखिएगा, जो कुछ चेक नहीं हो पाया है, कुछ टाइपिंग की वजह से मिस्टेक हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे लिखा है पाचक एंजाइमों के कार्य हैं। आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर मुंह में सलाइवा होता है, लार होता है, उसमें टायरिन पाया जाता है, पेट के अंदर पेप्सिन पाया जाता है, सीएल पाया जाता है, उसके बाद आप जाएंगे तो ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, माइलेज है, भोजन को कैसे पचाते हैं इसी के बारे में पूछा गया। पाचक एंजाइम कौन कौन से एंजाइम है जो भोजन को पचाते हैं, तो इसमें उसी के बारे में लिखा हुआ है, आपको पढ़ के बताते हैं। लिखा है एंजाइम में जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने में सहायता प्रदान करते हैं। पाचक क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में सहायता बनते हैं। उदर में लाइपेज, देखिए मैं उदर में पेट में बात, लाइपेज नामक एंजाइम वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। रेनिन नामक एंजाइम क्रिया पर पेप्सिन की सहायता करता है और फिर दूध प्रोटीन पर पेप्सिन की क्रियावधि इसमें कुछ ज्यादा मिस्टेक लग रहा है, बदलती जाती है। यानी अब ध्यान रखिएगा, कुल मिला के आप पढ़े होंगे बायोलॉजी तो आप जानते हैं कि लाइपेज का काम क्या होता है। ये एक प्रकार का एंजाइम होता है जो वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। और रेनिन दूध के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है केसिन, उसके पाचन में बहुत हेल्प करता है। पेप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन के दूध लिखा है और दूध प्रोटीन पर पेप्सिन की क्रियावधि होती है। आगे लिखा है भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाकर वसा को छोटे छोटे पित्त, देखिए पित्त रक लिखा है, यानी पित्त क्या होता है, हमारा जो लीवर होता है वो पित्त का निर्माण करता है और ये जाके पित्ताशय में स्टोर होता है। तो ये जो पित्त होता है इसका काम क्या होता है, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाना, यानी जो भोजन हमारे पेट में था उसमें HCl था तो अम्लीय था, और जैसे ही पित्त रस मिला तो कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। वसा को छोटे, मेनली आप बात करेंगे तो पित्त का काम क्या होता है, फटाक इमल्सिफिकेशन एक वर्ड आता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, यानी फैट के छोटे बड़े बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़े में करने का काम करता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। यानी क्षारीय बनाकर वसा को तोड़ देता है और उसका देखिए लिखा है यहाँ पे इमल्सिफीकरण करता है। और अग्नाशय, यहाँ पे अग्नाशय थोड़ा गलत है, टाइपिंग थोड़ा ज्यादा मिस्टेक हो गया है, आप ध्यान दीजिएगा। अग्नाशय रस देखिए यहाँ पर भी लिखा है यल्सन बनने वसी को वसा अम्ल में बदल देता है। यानी कुल मिला के यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। अग्नाशय क्या होता है, अग्नाशय के अंदर अग्नाशय को हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, वो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों रिलीज करता है। तो आगे लिखा है, फिर से देखिए यहाँ से वही क्या करता है, जो अग्नाशय है वो वसी अम्ल को ग्लिसरॉल में बदल देता है। एमाइलेज देखिएगा, एमाइलेज भोजन के कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो माल्टोज होता है वो उसमें बदलने का काम करता है। कौन, एमाइलेज। छोटी आंत की आंतरिक दीवारों से पैक्टिनेट आंत, लाइपेज, सुक्रेज, माल्टोज और लैक्टोज निकल भोजन अम्ल जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोज में बदलता है तथा वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, आप लोग पढ़ेंगे और आप पढ़े होंगे तो अच्छे से आप इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। क्या है कि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं लिखा, बस क्या है, पाचक एंजाइम के बारे लिखा है। आप अगर डाइजेशन सिस्टम पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको क्लास में बताया गया होगा, यानी माउथ से लेकर एनस तक, यानी मुख से लेकर गुदा द्वार तक हमारा भोजन कहाँ कहाँ पचता है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं और किसको कैसे पचाते हैं। जैसे अगर थोड़ा सा पॉइंट का टाइम लेंगे तो देखते हैं कि माउथ में क्या होगा, टाइलिन होगा। आप जाएंगे अपने पेट में, यानी अमाशय में तो HC उधर जिसको बोलते हैं, अमाशय होगा, अमाशय के अंदर HCl होगा, उसके अंदर जठर रस पाया जाता है, जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया। आगे जाएंगे तो आपका अग्नाशय है, उसके अंदर क्या होगा, लाइपेज होगा, ट्रिप्सिन होगा। आपका लीवर है जो पित्त का निर्माण करता है और इमल्सिफिकेशन का काम करता है। कई बार एग्जाम में यही पूछा था इमल्सिफिकेशन क्या होता है, तो इमल्सिफिकेशन वही होता है, फैट के बड़े बड़े टुकड़े, वसा के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़े में तोड़ने का ही काम क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। इसमें कुछ ज्यादा ही प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो आप अगर पढ़े होंगे तो आप समझ जाएंगे कौन सा एंजाइम किस में पाचन है। आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पाचक एंजाइम के कार्य क्या है और आप इसको कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। लिखा है डार्विनवाद और लैमार्क। बता दें आप लोगों को, इस बार का जो सिलेबस आपका है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, उसमें इस बार केवल आपको आनुवंशिकता के बारे में पढ़ना, जैव विकास के बारे में नहीं पढ़ना। तो लैमार्क और डार्विन, देखिए यहाँ पे डार्विन लिखा गया है, लैमार्कवाद, तो ये डार्विनवाद भी गलत है और लैमार्क तो सही है। तो कुछ टाइपिंग में इसमें मिस्टेक हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपकी इस बार सिलेबस से कट चुका है। नेक्स्ट तीसरी इसका आंसर देखें, शायद नहीं लिखा हुआ है। हाँ, आगे देखिए,
ये लिखा है पुष्प में निषेचनोपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। अब देखिए पुष्प के बाद पुष्प में निषेचन होता है, यानी पुष्प के अंदर फूल का बनना, बीज का बनना, वो कैसे प्रोसेस होता है, ये जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर में है। तो इसी से क्वेश्चन बना हुआ है पुष्प में निषेचन के उपरांत होने वाले क्या क्या परिवर्तन होता है। तो पहला नर तथा मादा युग्मक केंद्रकों का संलयन होना ही निषेचन कहलाता है, यानी नर युग्मक तथा मादा युग्मक जब दोनों मिलते हैं तो उसी की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन। आप जानते हैं परागकण वर्तिका पर जाते हैं, वर्तिका से होते हुए अंडाशय में जाते हैं और दोनों जाकर के मिलते हैं और उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वो जाकर निषेचित हो जाते हैं और उसी को हम निषेचन कहते हैं। लिखा है पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर नर युग्मक को मुक्त कर देता है, यानी परागकण पराग नलिका से होते हुए, आप थोड़ा सा 1 मिनट आपको हम बता ही देते हैं। ये फिगर, इसमें फिगर बनाया गया है नहीं, आइए हम फिगर से थोड़ा सा आपको समझाते हैं इसको क्या कैसे निषेचन की प्रक्रिया होती कैसे है। सबसे पहले अगर हम पुष्प की बात करेंगे, यहाँ साइड में आपको बताते हैं, थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, देखिएगा। ये आपके यहां से निकला रहता है जिसके अंदर परागकण होते हैं। क्या होते हैं, परागकण होते हैं। यही परागकण किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से, कीट पतंगों के माध्यम से, ये परागकण इससे निकल करके वर्तिका पे जाते हैं और यहाँ से एक पराग नली होती है जो सीधे आपके बीजांड में प्रवेश करती है और यहाँ पहले से ही अंडाशय इसका होता है, एग्स होते हैं और ये जाकर के इसके साथ निषेचित हो जाता है, इसी को हम निषेचन कहते हैं। और क्वेश्चन बनता है पुष्प का कौन सा भाग फल का निर्माण करता है और कौन सा भाग बीज का निर्माण करता है। तो जो अंडाशय होता है वो पक करके फल बनाता है और जो बीजांड होता है वो पक करके बीज का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से निषेचन होता है, वही इसमें लिखा हुआ है, एक नर होता है और एक मादा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन क्या क्या होता है। पहले देखिए लिखा है बाह्य दल, यानी जो पुष्प का बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बाह्य दल। क्या लिखा है, प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं परंतु कई पादपों में चिरलग्न होते हैं, उदाहरण टमाटर, बैगन आदि। आप लोग देखे होंगे टमाटर के नीचे ऊपर और बैगन के नीचे से ऐसे आपके ऊपर ऐसे कलिकाएं बनी हुई दिखाई देती हैं। आप लोग देखे होंगे इसी के ऊपर आपका बैगन बना होगा, या फिर आपके क्या कहते हैं वो टमाटर के ऐसे नीचे ऊपर, नीचे टमाटर बनाइए उसके ऊपर ये बना हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको आप अगर देखेंगे तो इसमें ये भी आपको मिलेगा देखने के लिए। इन टमाटर के ऊपर जो कलिकाएं होती हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इसी में लिखा हुआ है दल, पुंकेसर, वर्तिकाग्र एवं वर्तिका मुरझाकर गिर जाते हैं। ये भी क्या होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और वर्तिका। देखिए पुंकेसर क्या होता है, एक होता है स्त्री केसर और एक होता है पुंकेसर। यानी ये वाला जो नर वाला पार्ट होता है, जो नर वाला पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं पुंकेसर, और जो स्त्री वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्त्री केसर। तो इसको बोलते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र। तो पुंकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका मुरझाकर गिर जाता है। अंडाशय, फल में तथा अंडाशय भित्ति, फल भित्ति में बदल जाता है। ये बताया हमने, फल का जो अंडाशय वाला पार्ट होता है, पुष्प का जो अंडाशय वाला पार्ट होता है, अंडाशय वाला, वो किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण कर देता है। और बीजांड, बीज का निर्माण करता है, बीजांड होता है वो बीज का निर्माण करता है। अगला क्या है, अंड द्वार, बीज द्वार बनता है, बीज का जो द्वार होता है वो बीज द्वार, बीजांड का है नष्ट हो जाता है, यानी बीजांड का जो बाहर वाला पार्ट होता है वो नष्ट हो जाता है। भ्रूणपोष, एम्ब्रॉयस सीख दिया है, भ्रूण बनता है, सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है, जो उसकी सहायता करने वाली कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। प्रतिमुख कोशिका नष्ट हो जाती है, यानी कुछ स्टेप दिए हुए पुष्प के निषेचन के उपरांत क्या होता है, यानी जब पुष्प निषेचित हो जाता है, आप लोग खुद देखे होंगे जो पुष्प होता है उसके बाहर की कलिकाएं गिर जाएंगी तभी ना पुष्प होगा। टमाटर में देखे होंगे यार, अदर बहुत सारे पुष्प होते हैं जिसके अंदर ऐसे ही फ्लावर आएगा, उसके बाहर बाहर जो दलपुंज होते हैं, बाहर पंखुड़ियाँ होती हैं वो टूट जाती है और आपको फल मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे इसी में, और शायद आपका यहीं तक बायोलॉजी था जो खत्म हो चुका है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। सॉरी इसके लिए, टाइपिंग मिस्टेक के लिए, कुछ वर्ड टाइपिस्ट ने जो किया है उसमें कुछ मिस्टेक हो गया है, हम क्रॉस चेक नहीं किए थे थोड़ा सा। अगली बार हम प्रयास करेंगे कुछ मिस्टेक न मिले, आपको चेक करके आपको पढ़ाया जाएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक यू।